अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। न्यू पाकिस्तान में आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेजबान नबीहा इजाज। और तख्ते पंजाब की जंग और मार्का आज का कौन जीतेगा, इसका फैसला आज हो जाएगा। हमजा शहबाज शरीफ या फिर चौधरी परवेज इलाही, दोनों जानिब से भरपूर कोशिश की जा रही है। बहरहाल तख्ते पंजाब की जंग है, बड़ा फैसला है और पंजाब की बागदौड़ किसके सर जाएगी अब कुछ ही घंटों के बाद पता चल जाएगा। हॉर्स ट्रेडिंग के भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं, बैकडोर राब्तों की भी बातें सामने हो रही हैं। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि 9 मुंतखब वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए 186 अराकीन की हिमायत की जरूरत होगी। पीटीआई और काफ लीग 188 जबकि हुक्मरान इत्तेहाद के 178 यानी कि 178 अराकीन की हिमायत का दावेदार है। अब कुछ नंबर्स इसमें चेंज हुए हैं या नहीं ये तो फैसला हो जाएगा, सामने पता चल जाएगा। इस वक्त जनाब सूरत हाल क्या है पंजाब असेंबली के बाहर, फैक्ट्स एंड फिगर्स जानने के लिए हमारे लाहौर के ब्यूरो चीफ अय्याज शुजा साहब वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अय्याज साहब। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब असेंबली के इस ऐवान में, जहाँ पर अब से कुछ घंटे बाद कायदे ऐवान का इंतखाब होने जा रहा है। चौधरी परवेज इलाही जो है मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई की जानिब से उम्मीदवार हैं, जब हमजा शहबाज जो है मुस्लिम लीग नून और इत्तेहाद की जानिब से उम्मीदवार हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि पंजाब असेंबली में आज ये इंतखाब कैसे होगा। मेरे पीछे अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये स्पीकर की कुर्सी है जिसपे आज डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी जो है वो बैठकर आज के इस इंतखाब को कंडक्ट करेंगे, इस इंतखाब का इनेकाद करवाएंगे। अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो आज यहाँ से जो अराकीन उठकर जाएंगे आइज लॉबी में, ये हुकूमती अराकीन होंगे यानी मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादी। यहाँ पर ये चीफ मिनिस्टर की कुर्सी है, कायदे ऐवान की कुर्सी है। यहाँ पर आज जिसका इंतखाब होगा वो यहाँ पे विराजमान होगा, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे। और अगर नंबर्स की बात की जाए तो चौधरी परवेज इलाही और पीटीआई के पास नंबर ज्यादा हैं, उनके 188 मेंबरान हैं, लेकिन चौधरी मसूद मजीद जो है वो मुल्क से बाहर जा चुके हैं। जबकि डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी भी कल के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शरीक नहीं हुए, इसलिए उनकी जानिब से भी उनको वोट देने का यानी कि इम्कान नहीं है। इस तरह पीटीआई और उनके मुस्लिम लीग काफ के इत्तेहादियों के पास 186 वोट है। सादा अक्सरियत के लिए भी इतने ही वोट चाहिए। अगर हमजा शहबाज आज का इंतखाब हारते हैं तो ये है अपोजिशन लीडर की चेयर, यहाँ पे उनको बैठना होगा। जो हुकूमती इत्तेहाद है यानी हमजा शहबाज और उनके जो इत्तेहादी हैं वो वोट करने के लिए आइस लॉबी में जाएंगे, जबकि जो अपोजिशन का इत्तेहाद है वो यहाँ पे नोज लॉबी में आएंगे। अब देखना यह है कि आज के नंबर्स के मुताबिक हमजा शहबाज और उनके इत्तेहादियों के पास 179 नंबर हैं, जबकि चौधरी परवेज इलाही और उनके इत्तेहादी पीटीआई के पास 186 नंबर हैं, सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी और चौधरी मसूद मजीद को निकालकर। लेकिन अगर हम देखें राना सनाउल्लाह का, तो उन्होंने कल भी दावा किया था कि 5 नहीं बल्कि 50 अराकीन असेंबली चौधरी परवेज इलाही को वोट नहीं देंगे। उनका यह दावा किस हद तक सच साबित होता है और आज यहाँ पर कौन विराजमान होता है ये तो 4 मई के बाद ही फैसला होगा। लेकिन डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी ने पहले ही यानी कल रात ही यहाँ पर मुमकिना जो झगड़ा है और उनका यह भी ख्याल था कि ऐवान में कुछ ऐसे लोग दाखिल हो चुके हैं, उन्होंने यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी तलब कर रखी है। 1400 जो है पुलिस एहलकार और अफसरान यहाँ पे ड्यूटी देंगे और आज का इंतखाब कंडक्ट कराएंगे। वक्त ही फैसला करेगा कि आज पंजाब के तख्त पर कौन बैठता है। ताहम नंबर गेज में चौधरी परवेज इलाही आगे है। बहुत शुक्रिया अय्याज शुजा साहब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जाने पीटीआई के जो अराकीन हैं 186 अराकीन असेंबली होटल में मौजूद रहे। वहां पर जनाब अब तहरीक इंसाफ के जो 2 अराकीन हैं वो अपना वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। बहरहाल आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला मुंतखब होंगे या फिर इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से चुने जाने वाले मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज शरीफ। तज्जिया लेंगे, बात करेंगे, हर तरह की राय आपके सामने रखेंगे। और इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है शौकत बसरा साहब, जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बसरा साहब, मेरा सादा सा सवाल, आज फिर आप जीत रहे हैं या फिर हार रहे हैं, अंदर की खबर बता दें। नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीब, इंशाअल्लाह हम जीत रहे हैं। इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार, इमरान खान के नामजद उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही साहब इंशाअल्लाह जीतेंगे। देखें, कल पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी, मैं खुद वहाँ पे नबीहा मौजूद था। आपके तमाम जो रिपोर्टर्स हैं, तमाम सहाफ़ी हज़रात वहाँ पे थे। 186 का नंबर हमारा वहाँ पे मौजूद था। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है 102 वोट जो इंडिपेंडेंट हैं वो भी हमें आएंगे। सो इसमें तो कतई दो राय नहीं है कि हम जीत रहे हैं इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से। जीत तो हम नबीहा उस दिन ही गए थे जब 17 तारीख को अवाम ने इतना बड़ा मैंडेट दिया था और इतना बड़ा इलेक्शन जिसके अंदर
इतनी बड़ी रिगिंग की गई, प्री पोल रिगिंग, पोलिंग डे वाला रिगिंग। होना तो ये चाहिए था, अगर हम कहते हैं कि जमहूरियत है, हम जमहूरियत कहने से नहीं आती। उसी दिन हमजा शहबाज शरीफ साहब को मुस्तफी हो जाना चाहिए था, जब आपकी हुकूमतें, आपके इदारे, आपकी मशीनरी, आपकी SHO से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक और पटवारी से लेकर तमाम जितने महकमे थे, खा वो कमिश्नर थे, DPO थे, जितनी भी हिरार्की थी, सब के सब इनके साथ होने के बावजूद अल्लाह ताला के फजलो करम से खान साहब के निशान को, खान साहब के नजरिए को, खान साहब के बयानिए को ना सिर्फ लोगों ने कबूल किया, बल्कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि वो तमाम अंदाजे जो आप इनकी बातें सुनने कह रहे थे, 17 सीटें हमारी हैं, 16 हमारी हैं, अल्लाह के फजल से जीत हम उस दिन ही गए थे। बसरा साहब, बड़ी तवील मुलाकात हुई है, हम सब ने देखा आसिफ अली जरदारी की और चौधरी शुजात साहब की, और तवील मुलाकात हुई, 1-on-1 मुलाकात हुई, बंद कमरे की मुलाकात हुई, रात देर तक गई ये मुलाकात हुई। आप समझते हैं कि कुछ मना लिया होगा? हो सकता है आज कोई सरप्राइज मिल जाए, ऐसा हो सकता है? निबिया, मैं पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहा हूँ, जैसे आप लोगों के जराए होते हैं, हमारे मेरे भी जराए हैं पार्टी में। हुआ ये है, मैं आपको अंदर की खबर दे देता हूँ। चौधरी परवेज इलाही साहब को पहले तमाम जमातों ने, ये जरदारी साहब तो फेस है ना, तमाम के तमाम लोग इकट्ठे हैं। चौधरी शुजात साहब को यह कहा गया कि क्यों लीग जो है, काफ लीग चौधरी परवेज इलाही साहब को वोट ना दे। चौधरी शुजात साहब ने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। दूसरी ऑफर यह की गई कि चौधरी परवेज इलाही साहब हमारे उम्मीदवार बन जाएं, यानी कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और बाकी जो जमातें हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब से पूछा गया, उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। ठीक, ये भी रीसेंट आप बात बता, रिसेंटली बात, आखिरी कार्ड जो जरदारी साहब ने ऑफर की या इत्तेहादी जमातों की जानिब से? ये सबकी ऑफर थी, सबकी ऑफर थी। आखिरी जो ट्रंप कार्ड खेलने की कोशिश की गई, जब देखा कि हम लोग भी खरीदे नहीं जा रहे, कोई प्रेशर भी काम नहीं आ रहा, ऑफर्स भी नहीं मानी जा रही, ये कहा गया कि चौधरी परवेज इलाही साहब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दें कि मैं मुश्तरका उम्मीदवार हूं तमाम जमातों का, हमें यह भी कबूल है। तो चौधरी परवेज इलाही साहब ने क्या कहा? एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने कहा मैं हारूं, मैं जीतूं, मैं तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूं, इमरान खान के साथ खड़ा हूं। उन्होंने हमें मेजॉरिटी ना होने के बावजूद हमें नामजद किया है, इसलिए अब यह नहीं हो सकता कि हम जिनके साथ खड़े हैं लास्ट मोमेंट पे आके हम उनको ठीक है। लेकिन देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिए, चले मैं आगे चलकर आपसे उस बारे में बात करूंगी। अभी सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर सहाफी गरीदा फारूकी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। गरीदा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अददी अक्सरियत तो तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है, बैकडोर राब्ते या सामने खुल्लम खुल्ला मुलाकातें भी हुई हैं, क्या आप समझ रही हैं, कैसे देख रही हैं आज के होने वाले इंतखाब को? क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा? जाज साहिबा, आपने अपनी ट्रांसमिशन में जो बशावत दी है, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर एंड ऑनर टू बी ऑन नियो न्यूज। बड़ा इंटरेस्टिंग डे है आज का, और मुस्लिम लीग नून की सियासत में, काफ लीग की सियासत में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में, पंजाब की सियासत में आज एक डिफाइनिंग मोमेंट है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज तख्ते पंजाब का दंगल जीत जाती है, तो इसका मतलब है कि फिर फेडरल गवर्नमेंट के लिए, वफाकी हुकूमत के लिए कंटिन्यू करना, सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज नहीं बनवा पाती अपना वज़ीर आला, तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। लेकिन मेरे लिए दूसरी सूरत में भी सरप्राइज होगा, क्योंकि जिस तरह से आसिफ अली जरदारी पंजाब की सियासत में बहुत सरगर्म है मुसलसल 2 दिनों से, बल्कि 2 दिन से तो खास तौर पर सरगर्मियां उनकी, लेकिन उससे पहले भी जिस तरह उनके बयानात आ रहे हैं कि हमजा शहबाज मेरे बेटे की तरह है, मेरा बेटा है, उसका इक़्तिदार बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। तो शाज़ो नादिर ही हुआ है, आसिफ जरदारी साहब की सियासत को जो जानते हैं, शाज़ो नादिर हुआ है कि वो किसी काम में हाथ डाले और वो काम ना हो। तो अगर आज आसिफ अली जरदारी की कोशिशें रंग लेके नहीं आती, तो ये भी मेरे लिए कम से कम एक सरप्राइज होगा कि इमरान खान की इनग्रेस या इमरान खान की ग्रिप इतनी मजबूत हो गई है पंजाब की सियासत पे, और क्या इमरान खान का ताल्लुक चौधरी बरादरान से इतना ज्यादा मजबूत हो गया है कि वो आसिफ जरदारी से ज्यादा पावरफुल है और आसिफ जरदारी की सियासत को भी वो पिछाड़ सकते हैं। तो ये आप समझें कि इस वक्त एक पंजाब में चौमुखी लड़ाई लड़ी जा रही है। ये सिर्फ तख्ते पंजाब की सियासत की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ सियासी हाथियों की आपस की एक सियासत की भी जंग है,
बका की भी जंग है और अना की भी जंग है। इमरान खान, आपने कल सुन लिया कि वो कह रहे हैं कि अगर मेरा मैंडेट चोरी किया गया तो फिर पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये सिर्फ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की एक सियासी धमकी नहीं है, ये उनकी बका की भी जंग है, ये उनकी अना की भी जंग है। वो किसी सूरत इस बात को कबूल नहीं करेंगे कि उनके पास नंबर इस वक्त ज्यादा है। पाकिस्तान के लिए कौन सामने आएगा? चले, जरदारी साहब का आपने जिक्र किया, हॉर्स ट्रेडिंग की बड़ी बातें हो रही हैं और जरदारी साहब की मुलाकात भी हुई, हमने देखा, लेकिन वो ये बात कह रहे हैं कि मैं हमजा के लिए ऐसा क्यों करूंगा, मैं भुट्टो का विजन रखता हूं। तो इस तरह की सारे इल्जामात को उन्होंने बिल्कुल तरदीद किया। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूं कि अगर मान लिया जाए कि मुस्लिम लीग नून, इत्तेहादी हुकूमत, आसिफ अली जरदारी साहब, अगर ये तमाम लोग मिलकर सरतोड़ कोशिश भी कर रहे हैं कि हमजा शहबाज को पंजाब का वजीर आला बना दिया जाए, तो क्या ये मुल्की इस्तेहकाम के लिए दुरुस्त फैसला होगा, जहां पर इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जरूरत है कि पाकिस्तान स्टेबल हो, हमारी जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो स्टेबल हो? ये सवाल आप मुझसे कर रही हैं नबीहा? जी जी गरीदा, मैं आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है नबीहा, और इस वक्त पाकिस्तान की जो मुआशी हालत है उसको सियासी इस्तेहकाम की जरूरत तो है, लेकिन माजरत के साथ मैं जरूर कहना चाहूंगी कि इस वक्त कोई भी पाकिस्तान का नहीं सोच रहा, सब अपनी अपनी सियासत का सोच रहे हैं। चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो जरदारी साहब हो, चाहे वो शरीफ बरादरान हो, कोई भी सियासी जमात हो, वो इस वक्त पाकिस्तान का नहीं सोच रहे हैं। सबको अपनी अपनी सियासत बचाने की पड़ी हुई है, सबको अपनी अपनी सियासत की फिक्र है। बावजूद इसके कि इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है उसका सबसे बड़ा जो डिमांड है वो यही है कि इस वक्त फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए। जनरल इलेक्शन इस वक्त होने चाहिए, चाहे इमरान खान की हुकूमत आए, चाहे हमजा शहबाज की हुकूमत आए। दूसरी जानिब आप जो बात कर रही हैं कि जरदारी साहब ने कहा कि वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे, देखिए ये जमहूरियत है, इसके दो पहलू हैं। एक तो अगर आपने अखलाकियात पे बात कर दी है तो फिर अखलाकी एतबार से 2018 में तो इमरान खान की हुकूमत आनी ही नहीं चाहिए थी। आप पाकिस्तान में किसी से भी पूछ लें, अब पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम में से किसी से पूछ लें, सब कहेंगे जी 2018 में धांधली हुई थी, सब कहेंगे 2013 में मैनेज किया गया था, सब कहेंगे कि 1970s के बाद से आज तक पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुआ। तो अखलाकी बुनियादों पे अगर आप बात करेंगे तो फिर 2018 का इलेक्शन भी नहीं, उसका रिजल्ट भी मानना नहीं चाहिए, इमरान खान की हुकूमत भी नहीं बननी चाहिए, जिस तरह से एक ब्लैटेंट रिगिंग हुई 2018 में। फिर अगर आप अखलाकियात की बात करेंगे तो सेनेट के इलेक्शन में जब 64 सीटें मौजूद थी ऑपोजिशन के पास और 34 थी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास, तो फिर कम सीटों वाला किस तरह जीत गया था, इसका जवाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को लाजमन देना पड़ेगा। फिर अखलाकी बुनियादों की अगर आप बात करेंगे तो 2018 में पंजाब में मुस्लिम लीग नून के नंबर ज्यादा थे, तो फिर तो अखलाकी बुनियादों पे उनकी हुकूमत बननी चाहिए थी। उस वक्त जहांगीर खान तरीन के जहाज में भर भर के तमाम उम्मीदवारों को नहीं लाना चाहिए था। फिर तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ऑप्शन खुद ही रखनी चाहिए थी, जैसे 2013 में आपको याद होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजल रहमान की जमात कुछ नंबर्स अपने साथ मिला के हुकूमत बनाने की पोजीशन में थी, लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ ने कहा कि जी नहीं, हुकूमत बनाने का इख्तियार इमरान खान का है, बल्कि माजरत के साथ मौलाना के नंबर्स कम थे, लेकिन वो कह रहे थे मैं बंदे मिला के नंबर बना लूंगा। इमरान खान की जमात के नंबर ज्यादा थे, तो नवाज शरीफ ने कहा कि नहीं, जिसके नंबर ज्यादा हैं उसको ही हुकूमत बनानी चाहिए। तो ये अखलाकी बुनियादों पर अगर आप बात करेंगे ना तो पाकिस्तान की सियासत अतल फतल होकर रह जाएगी। फिर बहुत सी हुकूमतें जो है आपको अखलाकी बुनियादों पे उनका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा माजी में जाके। तो ये अनफॉर्चुनेटली अखलाकी बुनियादों पे सियासत नहीं होती पाकिस्तान में, नहीं होती रही, सब अपनी अपनी सियासत बचाएंगे। अगर हमजा शहबाज आज वज़ीर आला बन जाते हैं और उस पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इल्जाम लगाती है कि हमारे बंदे खरीदे गए हैं, तो ये सिर्फ इल्जामात नहीं रहने चाहिए, ये तहकीकात होनी चाहिए, फिर इन इल्जामात के सबूत भी आने चाहिए। कल सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह गई है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, मुस्लिम लीग काफ एक्चुअली, और वहां पे 3 लोगों के जाके एफिडेविट्स प्रेजेंट किए गए हैं, तो कल सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है कि आप इनके सबूत लेके आए, आप इनके टेंजिबल सबूत लेके आए जो कि आप कोर्ट में पेश कर सकें, जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिटेबल हो। तो वो सबूत फिलहाल जो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ प्रोवाइड नहीं कर सकी, वो तो टेलीफोन कॉल्स का रिकॉर्ड भी नहीं दे सकी। दूसरी जानिब जो वजीर दाखिला है पंजाब के अताउल्लाह तारा, उन्होंने हक़ इज्जत का दावा भी कर दिया। तो मेरा पॉइंट ये है, मैं इमरान खान को इतना क्रेडिट जरूर देना चाहूंगी नबीहा, कि उन्होंने जब सेनेट के इलेक्शन के लिए
उन्होंने कहा कि शो ऑफ हैंड के जरिए होना चाहिए। उन्होंने एक पूरी कैंपेन बिल्ड की कि जी यहाँ पर पैसा चलता है, सेनेट के इलेक्शन में कई करोड़ चलते हैं, बल्कि अरबों की, तो वहां पर भी बात हुई। तो ये कोई नई बात नहीं है, बड़ी अफसोसनाक और शर्मनाक बात है, अगरचे नई बात नहीं है। तो इमरान खान को मैं ये क्रेडिट जरूर दूंगी कि उन्होंने एक कैंपेन चलाई, चाहे उसके पीछे उनका मकसद कोई भी हो, उनका मकसद सियासी हो कि उनके पास नंबर्स नहीं थे उस वक्त और वो चाहते थे कि शो ऑफ हैंड के जरिए खुल के वाज़ेह हो जाए कि कौन उनके साथ है, कौन उनके साथ नहीं है। देखिए, आखिरकार हर सियासतदान की सियासी मूव के पीछे एक सियासी मकसद ही होता है, लेकिन कम से कम इमरान खान ने एक कैंपेन चलाई। पाकिस्तान में पहली बार एक मास स्केल पे अवेयरनेस गई कि इलेक्शन में खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए। तो इसी किस्म की कैंपेन को आगे बढ़ना चाहिए। सब लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं, चाहे इमरान खान हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे MQM हो, चाहे बाकी दीगर छोटी जमातें हो, पार्लियामान के अंदर बैठी, पार्लियामान के बाहर बैठी। लेकिन मसला यह है कि आप मिलके बैठेंगे तो आप इस खरीदो फरोख्त का जो है चार्ज खत्म कर सकेंगे ना। आप ये अब 40 करोड़ की और 1 अरब की, 1 अरब 10 करोड़ की पंजाब में बात हो रही है। दिस इज सच माइंड बॉगलिंग। मेरा कम से कम जहन नहीं मानता कि आप 1 अरब 10 करोड़ लगा रहे हैं एक MPA के लिए। ये कहां से इतनी बड़ी बड़ी फिगर्स आ रही हैं? हमें अब ब्रेक की जानिब बढ़ना है, वक्फे की जानिब बढ़ना है। यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिएगा। PTI की सफ़ों में ऐसे लोग जिनका ज़मीर जिंदा है वो चौधरी परवेज इलाही के लिए वोट कास्ट नहीं करेंगे। ये खुद जो है वो लोगों को खरीदता है। सियासी तौर पे हम जो है वो राब्ते कर रहे हैं। पंजाब असम्बली में हम अपने सियासी ऑप्शन जो है वो भरपूर अंदाज से जो है वो एक्सरसाइज करेंगे। सियासी शऊर की बुनियाद के ऊपर मैं समझता हूँ 5 नहीं 50 लोग जो है वो ये समझते होंगे कि ये सारा जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। चौधरी परवेज इलाही जो है वो पंजाब असम्बली के कायद मुंतखब होने का ना हक रखते हैं, ना सलाहियत रखते हैं। मजबूरी कहना कुछ सही लफ्ज नहीं है। अपने इत्तेहादियों की जानब से एक डिमांड कह सकते मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को अपना कीमती वोट इस तरह से जो है वो ज़ाया नहीं करना है। वेलकम बैक। तो जी जनाब, आपने सुना कि जनाब राना सनाउल्लाह साहब क्या फरमा रहे हैं। बसरा साहब क्या कमेंट करेंगे आप? और इससे पहले आपने खरीदा साहिबा की भी गुफ्तगू। बदकिस्मती तो ये है नबिया कि वैसे तो पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं इस वक्त नज़ली का शिकार हैं। पाकिस्तान इटसेल्फ, पाकिस्तान हर आने वाला लम्हा, हर आने वाला दिन पाकिस्तान बिल्कुल इस वक्त नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन ये जो सियासत है, और मैं समझता हूँ कि सियासतदान तो इस वक्त सियासत और सियासतदान और जमहूरियत ये गाली बनते जा रहे हैं। पब्लिक में हमारा जाना मुश्किल हो गया सिर्फ इस वजह से ये जो हमारे गंदे करतूत हैं। और ये कहें हम कि ये नहीं होता, बिल्कुल हो रहा है। ख़रीदो फरोख्त भी हो रही है, झूठ का सौदा भी हो रहा है। अभी मुझे गरीदा चुके सहाफ़त से हैं, मुझे बड़ी हैरानगी हुई गरीदा फारूकी की एक बात पे। उन्होंने कहा जी मुझे हैरानगी होगी कि अगर जरदारी साहब और ये तमाम जमातें वहाँ बैठी हैं और ये नाकाम हो जाते हैं तो मैं मुझे बताइए। उनकी सियासत पर बात कर रही थी कि अगर जरदारी साहब किसी काम के ठान ले। नबिया मुझे बात करने दीजिएगा। देखिए ना, गुजारिश ये है कि आज पाकिस्तान का कोई आदमी, चूंकि अब हर गांव तक टीवी चला गया है, आपके हाथ में टेलीविजन पकड़ा है, कोई आदमी चैनल कोई उठा लगाता है या किसी सहाफ़ी को देखता है, उसे पता है कि वो चैनल किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, कौन सा सहाफ़ी किस एजेंडे पे बात कर रहा है और किसकी लाइन टो कर रहा है। और ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है जो मैं बात कहना चाहता हूं। आप इल्जाम नहीं आयद कर रहे हैं कि कोई सहाफ़ी किस एजेंडे पे काम करेगा। मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, मैं सहाफ़ी का क्या एजेंडा क्या हो सकता है, हक़ाइक़ सामने लेकर आना। मेरी गुजारिश सुन ले, ये अब हकीकत को मानना पड़ेगा। सहाफत बहुत बड़ा एक इस वक्त पिलर है हमारी सोसाइटी का। अगर हम लोग मुख्तलिफ दोस्त अपनी राय उनकी जो है ऐसे लोगों को लगने लग जाएगा कि ये किसी की साइड ले रहे हैं, तो ये मैं समझता हूं कि ये लोगों तक हम राय नहीं पहुंचा सकेंगे। मेरी अपनी राय, मैंने जो बात कही है। अच्छा, अब इसमें हैरानगी की कौन सी बात है? अभी राना सनाउल्लाह साहब को मैं सुन रहा था, किस तरह की ये जमहूरियत, किस तरह की ये फाशिज्म। और 25 तारीख को वैसे जिस दिन हम लॉन्ग मार्च लेके जा रहे थे उस दिन ही पता चल गया था इनका क्या माइंडसेट है, क्या गुल्लू बट ज़हन है, किस तरह हमारी माँ और बहनों पे शेलिंग की गई। नहीं तो ये तो बसरा साहब दूसरी जानिब देखना, ये खबर है मेरे सामने कि शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा है कि अगर कोई वफादारी तब्दील करता है तो अब वो सियासी मौत के परवाने पर दस्तखत करेगा। तो ये डर या ये बातें तो देख रहे हैं दोनों साइड से हो रही है ना। नबिया, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने वो कहा है जो आपका आईने पाकिस्तान कहता है।
उन्होंने वो कहा है जो आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है। और मुझे बताइए कि क्या वो ये कहें कि आप जाएं लोटे बन जाएं, आप जाएं जाके मंडी लगा दें छांगा मांगा वाली, आप जाएं जाकर सिंध हाउस में जो कुछ था वो करें। मैं एक बात कह दूं आपको, एक बात कह, अभी नबिया, अभी राना साहब को या कोई और भी तबसरा अगर ये कर रहे हैं ना, मैं अभी भी बात कह रहा हूं कि रात में जो पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग थी वहां पे मौजूद था, वाज़ेह अक्सरियत है, एजेंडा क्या है, प्लान क्या है वो आपको बता देता हूं। आप तो टेलीविजन पे भी चल रहा है, प्लान है दंगे का, फसाद का, झगड़े का, लड़ाई का और तखरीबकारी का। डिप्टी स्पीकर चेयर करेंगे, और ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, ये हमारे पास पहुंच चुकी है। इवन अब मैं ऐसी बात है शायद जो आपसे शेयर नहीं करना चाहता, मिल जाएगी आप लोगों को, एक ऑडियो भी लीक होने वाली है जिसमें बहुत अहम लोग इसके ऊपर मुशावरत किया और वो आ गई है। अच्छा। उसमें क्या कहा गया है, किसकी किसकी ऑडियो है? मैं अब है तो मौजूदा जो इंपोर्टेड हुकूमत है उनके लोगों की है कि जो एजेंडा सेट किया जा रहा था कि आपने अंदर जाते ही कौन क्या करेगा, और उसके बाद अंदर से मार कुटाई, वही जो लास्ट सीन हुआ था। ठीक है, ताकि वैसे ये जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला भी पाकिस्तानी सियासत में अब इंट्रोड्यूस हो चुका है। अनबिया, हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह रात 12 बजे अदालत खुली थी और ऑर्डर इंप्लीमेंट करवाया गया था, अगर आज यहाँ पर कुछ होता है तो अदालत तो आज आप हमारे साथ हैं। मुझे गरीदा जी का कमेंट भी इसके ऊपर चाहिए, क्योंकि वो सहाफत में भी एजेंडे की बात कर रहे हैं। और फिर दूसरी जो अहम बात की गरीदा जी, इन्होंने अभी के एक अहम ऑडियो लीक भी होने जा रही है, क्या कैसे रिप्लाई करेंगे आप बसरा साहब को? देखिए, शौकत बसरा साहब मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक सियासतदान है, बल्कि मैं बतौर एक इंसान हर इंसान की इज्जत करती हूँ और उसके वजूद की इज्जत करती हूँ। अब जहाँ तक ये बसरा साहब सियासत में आ गए हैं, तो बसरा साहब मेरी बड़े एहतराम के साथ बतौर एक जो बुनियादी इंसानी एहतराम होता है उसके नतीजे, उसके हक से आप सियासत करें, आप सहाफियों को सहाफत ना सिखाएं। ये आपकी राय नहीं है कि जी सहाफी लाइन टो कर रहा है या सहाफी एजेंडा कर रहा है। फिर हम भी आपको बता सकते हैं कि कौन सी सियासी जमात किसके एजेंडे पे। बसरा साहब उसको नेगेटिव में लेके जाए। मैंने ये बात कही है कि इस वक्त तमाम पाकिस्तान जानता है कि कौन सा। चले हम सुन लेते हैं ना, गरीदा की बात मुकम्मल होने देते हैं। कर सकते नहीं, बसरा साहब मैंने बड़ी तसल्ली से आपकी बात सुनी है और बहुत उन्होंने आपकी पूरी बात बड़े तहम्मुल से सुनी, हम गरीदा की बात सुन लेते हैं। बहुत गलत बात थी आपकी, मैंने बसरा साहब तहम्मुल से सुनी है, पूरे टाइम से सुनी है, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। बराए मेहरबानी आप मेरी बात को इंटरप्ट ना करें। अगर आप एजेंडे की बात करेंगे तो हम भी बताएंगे कि आपके साथ के लोग किस किस किस्म के एजेंडे पे हैं और किस किस किस्म के एजेंडे पे चल रहे हैं। कोई हमारा एजेंडा ले रहा है या किसी का एजेंडा ले रहा है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की बात कर रहे हैं, आप किसके एजेंडे पर बात कर रहे हैं? आप पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की बात कर रहे हैं। ये क्या बात हुई कि मुझे अगर नहीं माना जाएगा फिर आप जवाब दें कि 64 के मुकाबले में बनाने जा रहे हैं और उनके कुछ मेरी बात सुन लीजिए, वो उसकी लाइन मुझे बराए मेहरबानी इंटरप्ट ना करें, बराए मेहरबानी मुझे इंटरप्ट ना करें। आप सहाफियों पे हमले ना करें, आप अपनी सियासत करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसीलिए अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है कि आप सहाफियों पे हमले करते हैं। भी सहाफी है, कितने सहाफी उनके साथ खड़े हुए हैं बताएं मुझे, क्या वो साथी नहीं है? शख्स आपकी एक ट्वीट आप मुझे बता दें, सियासी लाइन तो करता है, एक ट्वीट आपने किया हो, ऐसे बात तो ना करें ना। मेरा काम नहीं है किसी के हक में ट्वीट करना या किसी की मुखालफत में ट्वीट करना। जो हकाइक है मैं वो हकाइक बताऊंगी। जो शख्स आपकी सियासी लाइन टोक करे, जो आपके ट्रेंड्स लेके चलाए, जो आपके सियासी सेमिनार्स में गुफ्तगू करे, जो आपके लिए सियासी राह हमवार करे, आपके नजदीक बस वही सहाफी है। ये किस किस्म का काम, किस किस्म का तमाशा आप लोग पाकिस्तान में चला रहे हैं? माजरत के साथ आप लोग सहाफत को डिफाइन करने वाले को, आपने कब से सहाफत के सर्टिफिकेट देने शुरू कर दिए? आप लोगों ने मजहब के सर्टिफिकेट देने शुरू कर दिए। जो शख्स, जो लोग, जो सियासी कारकुन जो कि सहाफत का लिबादा ओढ़ के बैठे हुए हैं, जो कि आपका एजेंडा लेके चलते हैं, जो कि आपकी लाइन टो करते हैं, आपके नजदीक बस वही सहाफी हैं। इस पे आप अलग से प्रोग्राम रख लें, मैं खुल के आपको बता दूंगी। आपके 3-3.5 साल के दौर में पाकिस्तान की रैंकिंग क्या चलेगी आजादी सहाफत में? हम खवातीन पे किस कदर रकीक और किस कदम गलीज, किस कदम लच्चर, किस कदम घटिया किस्म के हमले किए गए, आपने कभी मजम्मत की? बसरा साहब, मुझे आपसे तवक्को है, मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं आपका एहतराम करती हूँ, लेकिन आप लोग भी एहतराम करें सहाफियों का, सहाफी की राय का एहतराम करें। आपको राय गलत लगती है, आपको लगता है कि ये राय आपके खिलाफ है, आप अपना मौकिफ दें।
आप सहाफियों पे हमले नहीं कर सकते। माजरत ये बात तो देखिए ना गरीदा की बिल्कुल ठीक है कि अगर कोई सहाफी जो है अगर वो किसी बात पे डिसएग्री होता है किसी पार्टी से और अगर वो न्यूट्रल बात करे, दैट डजंट मीन कि वो किसी एजेंडे को लेकर वो चल रहा है। बहुत अच्छी बात कर रही हैं आप दोनों। मैं समझता हूं कि इसको पॉजिटिव डिबेट की तरफ लेके आना चाहिए। जो बात मैं कह रहा हूं, मैं दोबारा अपनी बात को, शायद मैं गरीदा को बात समझा नहीं सका, गरीदा मैं दोबारा फिर समझाता हूं। मैं ये कह रहा हूं, सहाफत में अगर ये पता चल जाए लोगों को कि फलां सहाफी जो है फलां पार्टी के एजेंडे पे काम कर रहा है, फलां पार्टी की लाइन टो कर रहा है, तो मुझे बताइए कि क्या वो सहाफत है? नंबर 1। चले सहाफत आज का मौजू नहीं है, पंजाब आज का मौजू है, हम मौजू से हट रहे हैं। गरीदा से एक्सपेक्ट करता हूं, बहुत सीनियर सहाफी हैं, लेकिन जब आप गरीदा आप जैसे लोग ये सब लोग कहने लग जाएंगे कि गरीदा जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून की लाइन टो करती है और उन्हीं की बात करती है, पाकिस्तान आज डूब रहा है। मुझे बड़े बड़े प्रोग्राम मैं देखता था, पाकिस्तान डूब गया, डॉलर ऊपर चला गया, पाकिस्तान का रुपया किधर गया, गरीब मर गए, महंगाई। आज महंगाई का नाम आप लोगों ने मुश्किल फैसले रख दिया। मुझे मैं सिर्फ ये कहता हूं कि हम सब लोगों को ये सहाफियों ने तमाम इदारे तनज़ली का शिकार है। मैं तो खुद कह रहा हूं, सियासत सबसे बड़ी बात मैं कर रहा हूं, हम सियासतदान जो है वो बदनाम हो चुके हैं अपनी हरकतों की वजह से। सियासत गाली बन गई है, तो इसलिए हम तमाम इदारों को, तमाम लोगों को अपने अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि कहां कोई गलत है, हमें खुद एहतसाबी करनी चाहिए। जो पाकिस्तान इस वक्त तनज़ली का शिकार है, पाकिस्तान जो तनज़ली का शिकार है, इसमें बेचारे सहाफियों का तो कोई कसूर नहीं है ना, ये सियासी अदम इस्तेहकाम है ना, इसमें सहाफियों का कोई कसूर नहीं है ना कि डॉलर की परवाज जो है वो 225 से ऊपर जा रही है यहाँ पर। अभी आज का ये मौजू नहीं है, आज का मौजू पंजाब है, पंजाब है आज का मौजू। पंजाब तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से मैं फिर कह रहा हूं, इज्जत जिल्लत सब मेरे मालिक के हाथ में, हार जीत सब मेरे अल्लाह के हाथ में। आप मुझे बता दिए कि अभी तक अगर एक बंदा हमारा गया था, हमने एक्सपोज किया। इस वक्त जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, इस वक्त तकरीबन 11 बजने वाले हैं मेरे ख्याल में। नबिया अल्लाह के फजल से लास्ट मिनट है 186 हमारे पास है, ठीक है। 2 इंडिपेंडेंट की हमें हमायत हासिल है, ठीक। और इनके पास ये वाज़े तौर पे गरीदा जब खरीद नहीं सके, थ्रेट नहीं कर सके, एक ही एजेंडा है। ठीक है, बस साहब टाइम कम है। गरीदा फारूकी साहिबा, आपसे भी मैं शॉर्ट कमेंट लेना चाहूंगी, हमें ब्रेक के जाने पड़ना है। मेरा बिल्कुल आखिरी कमेंट ये होगा कि शौकत बस्सा साहब बार बार बतौर सहाफी मुझ पे हमला कर रहे हैं। इन्होंने एक सियासी तासुब की ऐनक पहन रखी है और उस सियासी तासुब के साथ जब भी मेरे एनालिसिस को सुनेंगे, नहीं बस्सा साहब मैं आपको इंटरप्ट नहीं करती, बराए मेहरबानी मुझे इंटरप्ट ना कीजिए प्लीज, आप मजीद ना बोलिएगा जी प्लीज। बस्सा साहब के पास एक सियासी तासुब की ऐनक है, उस सियासी तासुब की ऐनक से जब आप मेरे तज्जिए को सुनेंगे तो आपको आपके खिलाफ ही लगेगा। वो किसी के हक में नहीं होता, किसी के खिलाफ नहीं होता, पॉलिटिकल रियलिटी होती है। मिसाल के तौर पर अब आपको सियासत गाली लगती है, बिल्कुल लगेगी, क्योंकि पहले आप पीपल्स पार्टी में थे, अब आप पीटीआई में आ गए हैं। क्या लोग आपको लोटा नहीं कहेंगे? अब जब मैं ये बात कहूंगी तो शौकत बस्सा साहब को जाहिर है ये बुरी लगेगी, जब बुरी लगेगी तो वो कहेंगे। मैंने पार्टी जिस प्लेटफॉर्म से इलेक्ट हुआ था उस पार्टी को नहीं छोड़ा था, मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने के बाद पीटी ज्वाइन की थी। अब मैं कहूं कि आपने 10 चैनल चेंज किए हैं तो आप लोटी बन जाएंगी। एनालिसिस करूंगी मैं नबिया आपको गरीदा कहूं कि आपने 10 चैनल चेंज किए हैं तो आप लोटी बन जाएंगी। भाई बात यह है कि मैंने तो आजाद इलेक्शन लड़ा था और वाकई लोटे जो है वो सियासत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, लोटे सियासत को बदनाम कर रहे हैं। किसी तरह वो साहब जो झंडा लेके बैठते हैं वो भी साहब को बदनाम कर रहे हैं। और जानिब अब जा रही है। अभी अब आप देखें हमारे पास वैसे भी टाइम कम है। बहुत शुक्रिया गरीदा फारूकी साहिबा आपका, आपने टाइम दिया। शौकत बस्सा साहब आपका। इसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको एक मर्तबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और पंजाब का बड़ा मार्का और बड़ी जंग और पंजाब पर कौन राज करेगा इसका फैसला जनाब अब से कुछ ही घंटों के बाद हो जाएगा। और सूबाई और मुल्की सियासत पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे ये फैसला आज होगा। पासा पलटने के लिए, बदलने के लिए नित नए पैंतरे इख्तियार किए जा रहे हैं। जिस रुकने असम्बली ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नाअहल हो जाएगा। सियासी जोड़ तोड़ के माहिर आसिफ अली जरदारी का वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ से सियासी सूरत हाल और जोड़ तोड़ पर राब्ता।
भी हुआ है। चौधरी शुजात हुसैन को चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ साथ देने के लिए कायल करने की आसिफ अली जरदारी के एक दिन में 2 मरतबा चौधरी शुजात हुसैन से उन्होंने मुलाकात की और रात गए तक देर तक चौधरी साहब से उन्होंने मुलाकात की, उनके घर पर मौजूद रहे। अंदर की कहानी क्या है ये तो अभी नहीं हम कुछ कह सकते। ताहम जो मुखालिफ फरीक हैं उनके अरकान असम्बली को तोड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात की रोशनी में किसी रुकन को रोका नहीं जाएगा। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर रुकने असम्बली को अपनी नशिस्त गंवाना पड़ेगी। तो जनाब सूबाई दारुल हुकूमत में वजीर आला के चुनाव के एसाब शिकन सियासी जोड़ तोड़ के बाद पंजाब के तख्त का फैसला बिल आखिर आज हो जाएगा। इसी हवाले से तज्जिया लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्रोग्राम नियो पाकिस्तान के लिए। परवेज इलाही को चंद सीटों के साथ वही आप समझते हैं कि अहमियत मिल चुकी है जो कभी 8 सीटों के साथ मंजूर भट्टू साहब को मिली थी। आपने तो वो मामला भी अपनी आंखों से देखा होगा। आज के इंतखाब को आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, परवेज इलाही साहब के साथ क्योंकि पीटीआई का ये मुआहदा हो चुका है और वो मुश्तरका उम्मीदवार हैं दोनों जमातों के, इसलिए अब ये बात तो खत्म हो गई कि उनकी अपनी पार्टी के पास कितने मेंबर हैं और कितने नहीं। जाहिर है उनकी जमात के जो 10 मेंबर हैं उनकी बड़ी बुनियादी अहमियत है। अगर वो पीटीआई के साथ ना मिले तो पीटीआई की मेजॉरिटी नहीं होगी हाउस में, तो इसलिए पीटीआई ने फैसला किया है कि उनको वज़ारत आला दी जाए। इससे पहले मंजूर भट्टू साहब जो हैं वो भी एक अक़लियती पार्टी के सरबराह थे और उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने उनको वज़ीर आला पंजाब बनाया था। और उससे भी पहले 1970 में मौलाना मुफ्ती महमूद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा, जिसे उस जमाने में सूबा सरहद कहते थे, उसके वज़ीर आला बने थे, हालांकि उनको अददी अक्सरियत हासिल नहीं। ये कोलिशन जब बनती हैं उसमें फिर अक्सरियत बनाने के लिए ये पापड़ बेले जाते हैं और चौधरी परवेज इलाही जो है अब मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा नहीं है सिर्फ, बल्कि पीटीआई और काफ लीग इत्तेहाद के रहनुमा है। और इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें लगता यह है कि उनके पास मेजॉरिटी मौजूद है और अगर उनकी पार्टी जो है उसमें लोगों ने बगावत ना की तो फिर वो बआसानी वज़ीर आला मुंतखब हो जाएगी। अच्छा शामी साहब, जो खान साहब हैं वो ये कह चुके हैं कि वफाकी हुकूमत को किसी सूरत नहीं चलने देंगे। अब नंबर गेम तो देखिए सबके सामने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मौजूद है। बिलफर्ज अगर ये मान भी लिया जाए कि हमजा शहबाज शरीफ आ जाते हैं, वो कहते हैं कि तब भी हुकूमत नहीं चलने देंगे, तब भी खामोशी से नहीं बैठेंगे। और अगर परवेज इलाही जो कि अभी चांसेस दिखाई दे रहे हैं अगर वो आते हैं तो तब भी आप समझते हैं कि फिर इंतखाबात जल्द होने जा रहे हैं, हुकूमत को चलने नहीं दिया जाएगा, फिर क्या होगा सियासी मंजरनामा? देखिए, इंतखाबात अगर कराने हैं तो उसके लिए तो फिर सारी जमातों को मिल बैठकर फैसला करना होगा, क्योंकि अगर परवेज इलाही साहब जो है मुंतखब हो जाते हैं और वो पंजाब की असम्बली तहलील भी कर दें तो भी वफाक में इंतखाबात नहीं हो सकेंगे। तो वफाक में और सारे सूबों में एक वक्त में इंतखाब कराने के लिए ज़रूरी होगा कि सारे सियासी रहनुमा जो है वो मिलकर बैठें और एक मुश्तरका लाया अमल तैयार करें। इमरान खान साहब को भी बात करनी पड़ेगी, जरदारी साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, मौलाना फजलुर रहमान से, और उनको भी बात करनी पड़ेगी इमरान खान से। अगर वो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे और इत्तफाक राय से कोई लाया अमल नहीं बनाएंगे तो फिर अपनी अपनी दफ्ती होगी और अपना अपना राग होगा और वो बयान देते रहेंगे, जलसे करते रहेंगे, जुलूस निकालते रहेंगे, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं होगा। पंजाबी मुहावरे में पानी में बदानी रहेगी। तो ये शामी साहब, ये जो मुल्की सियासी इस्तेहकाम है ये कब आएगा? जो अभी हम एक सियासत में अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल देख रहे हैं, डॉलर आप देख रहे हैं 225 से जायद की उड़ान पर जा पहुंचा है, तो ये आप क्या समझते हैं कि कौन आएगा, कैसे बेहतरी की तरफ जाएंगे, पाकिस्तान जो है स्टेबिलिटी की जानिब किस तरह से बढ़ेगा? अगर परवेज इलाही बन जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो कुछ सुकून आ जाएगा कि चले पंजाब पर उनका राज हो जाता है, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जरा स्टेबिलिटी होगी, पोलिटिकल सिनेरियो सिचुएशन कुछ बेहतर होगी? देखिए, स्टेबिलिटी तो उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक सियासतदान जो हैं वो अपने तौर नहीं बदलते, अतवार नहीं बदलते। ये दुनिया में कहीं नहीं ऐसा होता कि आप हर वक्त धमा चौकड़ी मचाए रखें। इंतखाबात होते हैं, उसके बाद हुकूमतें कायम होती हैं,
वो सुकून से अपना काम करती हैं, अपोजिशन इंतजार करती है अगले इंतखाबात का। तो यहाँ पाकिस्तान में तो एक इंतखाबात हो जाते हैं, उसके बाद उन्हें तस्लीम नहीं किया जाता, फिर इंतखाबी मुहिम का मूड जो है वो जारी रहता है, एक दूसरे से दस्तगरीबान रहते हैं। और ये अगर मंजर जारी रहेगा और ये रवैया बदला नहीं जाएगा तो फिर कभी सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा और पाकिस्तान की मईशत भी दुरुस्त नहीं हो सकेगी। शामी साहब, अगर हम देखें ना, आज़ादी से लेकर आज तक देखें तो ना मुल्की मईशत ठीक हुई, ना सियासत ठीक हुई। आपने भी उम्र गुजार दी ये सारी सिचुएशन देखते हुए इसी मैदान कार्य में। तो क्या कोई दूसरा मुल्क इतना लंबा अरसा सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त कर सकता है या किया है? मिसालें मिलती हैं हमें? देखिए, मैं तो आपकी ये जो बात है इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। हमारे जो गुज़श्ता 70-75 साल हैं उसमें ऐसे अदवार गुजरे हैं जबकि हमने तरक्की भी की है और अपने मामलात पर काबू भी पाया है। ये महाजराई जो है ये तो गुज़श्ता चंद बरसों की पैदावार है और अब ये गुज़श्ता इंतखाबात के बाद तो ये नुक्ता अरूज पे पहुँच गई है। तो हमारी जो मुआशी अबतरी है उसका सफ़र भी चंद दहाइयों पहले शुरू हुआ है। तो जब तक सियासतदान जो हैं या तो अपने रवैयों को बदलें या फिर इनको कोई आके बेदखल कर दे। अब बेदखल कैसे करेगा? वो तो जाहिर है कि दस्तूर से बालातर इक़दाम जो है वो भी इस मुल्क में बार बार हो चुके हैं, कोई नतीजा जो है सामने नहीं आया। इन्हीं को दुरुस्त करना पड़ेगा। लोगों को प्रेशर अपना डालना चाहिए सियासतदानों पर और सियासतदानों को भी एक दूसरे को तस्लीम करना चाहिए। अगर मुल्क सबका है, सब इसके शहरी हैं, तो फिर सबको इसकी फिक्र करनी चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता मुल्क को नुकसान पहुंचेगा तो ये कहाँ हुकूमत करेंगे और कहाँ अपनी ताकत के मज़ाहरे करेंगे और कहाँ अपनी उमंगें पूरी करेंगे। तो इन्हें हमारे हाल पर रहम करना चाहिए और कुछ और करना चाहिए, कुछ तब्दील करना चाहिए अपने आप। जरदारी साहब के हवाले से बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं, बहुत सारी अफवाहें सामने आ रही हैं, बहुत सारी चहमगोइयां हो रही हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की जिक्र हो रहा है, खरीदो फरोख्त की अफवाहें फैल रही हैं और सबकी नजर, सबकी जबान है ज़द-ए-आम पर जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब का ही नाम है। तो वो वाली बात होगी ना कि बद से बदनाम बुरा। तो हमजा शहबाज शरीफ को बचाने के लिए जरदारी साहब क्यों स्पेंड करने लगे? यही तो जरदारी साहब कह रहे हैं कि हमजा शहबाज शरीफ को बचाने के लिए मैं कुछ स्पेंड करूंगा। तो सियासी जोड़ तोड़ में मसरूफ थे और उन्होंने चौधरी परवेज इलाही को मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार बनाया था, मुश्तरका उम्मीदवार बनाया था। नवाज शरीफ साहब को राजी किया था कि चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर-ए-आज़म तस्लीम कर लें, लेकिन चौधरी परवेज इलाही साहब ने मुनासिर समझा को PTI के साथ इत्तेहाद कर ले। अब जरदारी साहब जो बार बार चौधरी शुजात खान के पास जा गए हैं, उनकी कोशिश यही थी कि चौधरी शुजात जो हैं, जो उन्होंने वादा किया था और जो उनके साथ अहद पैमान हुए थे उन पर वो कायम रहें और मुदाखलत करें। लेकिन चौधरी परवेज इलाही साहब जो है उनके हाथ नहीं आ सके। चौधरी शुजात हुसैन भी मुदाखलत करने के लिए तैयार नहीं हुए क्योंकि उनके लिए भी मुश्किल है ना कि वो अपने घर में फसाद डाल लें, तो वो भी परवेज इलाही के साथ खड़े होने पर मजबूर हैं। और चौधरी परवेज इलाही और मुनस इलाही तो घर से चले गए, जरदारी साहब से मिले ही नहीं। तो जरदारी साहब ने जो जोड़ तोड़ की कोशिश की है बज़ाहिर तो वो नाकाम नजर आती है। अब जब शाम को वोटिंग होगी या पोलिंग होगी तो फिर पता चलेगा कि वो कितने कामयाब हुए हैं और अब कुछ उन्होंने सुरंगें बचाई हैं बारूदी चौधरी परवेज इलाही के रास्ते में या नहीं बचा सकते। ठीक, इसका फैसला बिल्कुल डेफिनेटली शाम तक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं और मजीद सिनेरियो क्या है उस हवाले से आपको अपडेट करेंगे, तज्जिया भी आपके सामने रखेंगे। साथ रहिए। वेलकम बैक। नियो पाकिस्तान में आपको जनाब खुशामदीद कहते हैं। बड़े मशहूर साइंसदान मार्कोनी की एक बड़ी ही खूबसूरत इजाद है रेडियो, जो कि 1909 में इजाद किया गया। और जब मार्कोनी ने पानी में पत्थर का टुकड़ा फेंका तो उन्होंने देखा कि उससे लहरें पैदा हो रही है। तो इसी आइडिया से मुतासिर होकर उन्होंने सोचा कि इंसान की जो आवाज़ की लहरें हैं वो भी ट्रेवल कर सकती हैं, तो क्यों ना ये इजाद की जाए। और फिर हमने देखा कि ये किस तरह से इंसान की रहनुमाई करता है, चाहे वो तालीमी हो या तफरीही हो, हर लिहाज से। तो जनाब हम ज़रा पाकिस्तान की बात करते हैं और हमारे पाकिस्तान में 1995 में जब FM रेडियो लोगों ने उसको
बहुत ज़्यादा पजीराई मिली, बहुत सारा पसंद करना शुरू किया, तो उसी वक्त के जो पायनियर होस्ट थे उनमें एक नाम शामिल था जो कि आज इस वक्त नियो पाकिस्तान में हमारे साथ है। वो नाम है फातिमा अता, जो कि रेडियो इंडस्ट्री में उस्ताद की हैसियत भी रखती हैं। फातिमा, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम नियो पाकिस्तान में। सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल दौर है, कैसे देखती हैं आप? चीज़ें इतनी बदल चुकी हैं, वक्त इतना तब्दील हो चुका है, जनरेशन हमारी इतनी अवेयर हो चुकी है, लेकिन जो रेडियो एफएम के लोग हैं आज भी हर बंदा वहाँ पर जाकर बात नहीं कर सकता उस तरह से। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग नबिहा। रेडियो एक ऐसा मीडियम है जो कि मैं कहती हूँ कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता, कब से चला आ रहा है, अभी भी चल रहा है, बट एक ऐसी जगह और एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि हमें बहुत सारी चीज़ें बताता है। मैं हमेशा जब भी कहीं जाती हूँ मैं ज़रूर ये बात करती हूँ कि रेडियो जो है वो टीवी से भी ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ अपनी आवाज़ के थ्रू, अपने कंटेंट के थ्रू आपने लोगों को अपने तक जुड़े रखना है तकरीबन 2 घंटे। तो आपके पास इतना मटेरियल होना चाहिए कि कोई आपको सुने। क्यों सुने? आज का दौर आपको पता है कितना फास्ट पेस्ड है, ऐसे लोग चैनल चेंज करते हैं, एक क्लिक से आगे चले जाएंगे। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि सिर्फ आपके पास एक अपनी आवाज़ और कंटेंट है। आवाज़ भी तब तक साथ देगी जब तक कोई अच्छी लगेगी, उसके बाद तो कहेगा ये क्या बोंगियाँ हैं, ये क्या चीज़ें हैं, यू नो। एवरीवन इज़ सो वेल अवेयर ऑफ एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग अराउंड। सो इसलिए मैं कहती हूँ मुश्किल मीडियम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा मीडियम है जहाँ सीखने का मौका बहुत अच्छा है, स्पेशली हमारी यंग जनरेशन के लिए, क्योंकि आपको अपनी वॉइस कंट्रोल पता चलती है कि आपने किससे कैसे बात करनी है। जैसे कि हम अभी सुबह सुबह बहुत साउंड और बहुत सारा शोर हमें सोशल मीडिया के थ्रू बल्कि टीवी के थ्रू भी सुनने को मिलता है, तो पता चलता है। तो साउंड क्वालिटी है, साउंड को कंट्रोल कैसे करना है, लहजा है, बात है, तमीज़ है, हर चीज़ जो है, जो बेसिक स्टेप्स हैं वो आप सीखते हो। कौन आपके उस्ताद कौन रहे, किन्होंने आपकी रहनुमाई की, थोड़ा सा हमें उस टाइम के बारे में बताइएगा। और अभी जितना चैलेंजिंग और एंजाइटी भरा दौर चल रहा है, और आजकल की जो हमारी यंगर जनरेशन है, दे आर वेरी वेल अवेयर, तो क्या आप एक वो डिफरेंस भी देखती हैं? डिफरेंस सबसे पहले मैं वही कहूँगी कि सबसे पहले तमीज़ और लिहाज का डिफरेंस, दिस इज़ व्हाट आई सी, कि हमारे दौर में तभी भी थोड़ी सी एक तमीज़ रखी जाती थी, एक लिहाज रखा जाता था। हम किसी को अभी भी जब बुलाते थे माना जाता था, उनके लिए खड़ा हुआ जाता था, रिस्पेक्ट दी जाती थी। हम अपने घर में जो काम करने वाले उनको चाचा और इस नाम से बुलाया करते थे। तो ये वाली चीज़ें अब नहीं है। आजकल के आप बच्चों को देखें तो वो ड्राइवर कहेंगे ओ उठो भाई चलो चलना है। सो यू सी मेजर डिफरेंस, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि डिफरेंस क्रिएट करती हैं। सो हम उस्ताद हम अपने फैंस को कहेंगे उस ज़माने के, आपको पता है कि उस दौर में तो फ़ोन का दौर नहीं था और हमें लोग ख़त लिखा करते थे, और ख़त हमें खून भरे भी आते थे। नहीं, खून भरे हाथ पर वाह नहीं। बट एनीवे वो एक अच्छा दौर था, और वाकई हम इसको एग्जैजरेट नहीं करते। उस ज़माने में बोरियां आती थी लिफाफे की, क्योंकि पीओ बॉक्स नंबर होता था और उसके थ्रू जो है लोग आपको अपनी राय देते थे, और वो एक क्यूरियोसिटी होती थी कौन है ये आवाज़ के पीछे। तब तो सोशल मीडिया नहीं था ना, तब तो पता नहीं था कौन है। सो बहुत से लोगों के दिल भी टूटे लेकिन बहुत से लोगों ने एंजॉय किया, और वो ऐसा दौर था हमें सीखने का दौर था। जब एफएम का फिर बूम आया, फिर बहुत से चैनल्स आए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारे चैनल्स में मैंने ट्रेनिंग भी दी, पढ़ाया भी, बताया भी, प्रोग्रामिंग भी की। सो बस ये चलता रहा। अब डिजिटल का दौर है तो अब हम डिजिटल स्टोरी टेलिंग की तरफ आगे हैं। फातिमा, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि कम्युनिकेशन आई थिंक कि इट्स अ वेरी पावरफुल टूल। अगर हम इसको सीख लें, अगर हम इसको समझ लें, तो हम चाहे फिर किसी भी फील्ड में हैं, हम कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं। तो हम अपनी ये ऑब्वियसली आप एफएम पे जब होते हैं तो ये भी कम्युनिकेशन है, आप अपनी बात किसको कन्विंस कर पा रहे हो अपनी ऑडियंस को, तो हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इन्हांस कर सकते हैं, कैसे अच्छे कर सकते हैं? आम आदमी के लिए मैं बात कर रही हूँ, जरूरी नहीं कि वो एफएम पे कुछ करना चाहे। आम आदमी के लिए, या आम हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए अगर हम बात करें तो जो सबसे पहली चीज़ है, क्योंकि मेरे पास बहुत से आते हैं बच्चे कि जी मैं छुट्टियों में फारिग हूँ और मैंने ना रेडियो में काम करना है, मुझे 2 महीने छुट्टियाँ, तो मुझे रेडियो आरजे बनना है। एवरीबॉडी वांट टू बिकम अ प्रेजेंटर, यू नो, और आना चाह रहा है। अब तो खैर वो कुछ कम भी हो गया, क्योंकि जब से टिकटॉक आया है सब अपने टैलेंट दिखा सकते हैं दुनिया को, आपको टैलेंट दिखा सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो मैं उनको ये कहती हूँ कि आप पढ़ो, यू हैव टू रीड फर्स्ट। जैसे हमारे ज़माने में तो हम अखबार लाजमी होता था कि सुबह का आया तो उसको पढ़ना ज़रूर है, 20 मिनट 25 मिनट, बट यू हैव टू नो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। आपका इतना कंटेंट आपके पास होना चाहिए कि अगर आप बोलते हो
किसी भी चीज़ पे, स्पोर्ट्स पे, एंटरटेनमेंट पे, हेल्थ पे, तो आपको पता होना चाहिए कि आज तारीख क्या है, आज क्या है, आज क्या दिन है, आज हमारे लिए जो है पंजाब का बड़ा ज़रूरी दिन है। तो ये सब चीज़ें हम सब नौजवानों को सबको पता होनी चाहिए। तो बेसिक चीज़ है ना। तो कम्युनिकेशन इसी से होती है। आप किसी से बात किस टॉपिक पे कर पाओगे, कुछ पता होगा तो बोल पाओगे ना। तो ये बेसिक जो चीज़ है वो ये है कि आप पढ़ो, आपके पास पता हो। फिर अगर आपको बुक्स का शौक है तो दैट्स वेल एंड गुड, बायोग्राफीज पढ़ो, फिक्शन पढ़ो, लेकिन रीडिंग इज द फर्स्ट स्टेप। 1992 की बात करें या हम 90s के दौर की बात करें तो तब तो जैसे कि आपने बात की कि फ़ोन भी बहुत बाद में आए और लैपटॉप, इंटरनेट तो बहुत ही बाद में आया। तो अभी तो एक क्लिक पर आपके सामने सारा कंटेंट, चीज़ें सामने आ जाती हैं, आर्टिकल्स आ जाते हैं। तो बड़ा आसान हो गया अभी की जनरेशन के लिए कि वो अपना कंटेंट तैयार कर सके या वो अच्छी बात कर सके। लेकिन आपके टाइम पे तो इट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा रिसर्च करके जाना पड़ता होगा ना। मैं वही कह रही ना, तब इतना मुश्किल भी था और ये प्रॉब्लम भी थी कि हमारे पास तो गूगल नहीं था ना। अब तो गूगल से जो पूछो वो आपको जो सही गलत बता रहे हैं बस मान लो। हमें और हमारा ये होता था कि हमारा स्क्रिप्ट भी नहीं होता था, तो वी हैड टू रियली जिसको कहते हैं कि तैयारी करनी पड़ती थी जाने से पहले। रोज आपका एक प्रोग्राम भी है, आपने बात करनी है, तो आपके पास इतना मटेरियल तो हो, आप बात करो किसी भी टॉपिक पे, किसी भी चीज़ पे। तब तो इतने ये दिन भी नहीं होते थे, मदर्स डे है, फादर्स डे है, शुगर डे है, आइसक्रीम डे है। अब तो ये चीज़ें भी बहुत सी आ रही हैं। सो थिंग्स आर चेंजिंग, इट्स ईजियर। लेकिन बात ये है कि हमारा यूथ उसको यूटिलाइज कैसे करता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये अब उन पे है कि उसको कैसे यूटिलाइज करें। तो अभी चलें, अभी कि आप जिनको सुनती हैं एफएम पे, लास्ट मेरा क्वेश्चन है, वैसे पूछूंगी चाहे नाम मत लें, कोई आपका फेवरेट है, कोई आपको पसंद है, कोई आपको अच्छा लगता हो कि हाँ भाई दिस गर्ल और दिस बॉय हैज अ स्पार्क एंड डूइंग रियली वेल। हाँ, नहीं बॉय तो नहीं, अब वो मैच्योर है। वेस्ट मलिक डज अ वेरी गुड शो, ड्राइव टाइम कर रहे होते हैं। तो सबसे अच्छी बात यही होती है कि आपको अटैच रखे। जितने 2 घंटे आप ड्राइव करके जा रहे हो, आप उसको आपकी ऑडियंस स्विच ना करे, यही कामयाबी। फातिमा तो मैंने आपसे बहुत सारी और भी बातें करनी थी, लेकिन चूंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, सो आई हैव टू से यू थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके और इसके साथ ही प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। नियो पाकिस्तान में आप तमाम देखने वालों को एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और जनाब, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं हजामा की अहमियत के हवाले से। कहा यह जाता है कि दीनी एतबार से भी इसको बहुत अहमियत हासिल है और इसमें तकरीबन हर बीमारी की शिफा मौजूद है, जिसमें सर का दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर, बाजू का दर्द, शकीका, ब्लड प्रेशर, टेंशन, डिप्रेशन, नफ्सियाती अमराज, एलर्जीज और ढेरों बीमारियां शामिल है। हमारे साथ नवीद सल्फी मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि इसके कितने फवायद हैं और कितने बीमारियों से शिफा मौजूद है। अच्छा जी, हिजामा को वैसे अंग्रेजी में कपिंग थेरेपी भी कहा जाता है। एक तो एयर प्रेशर के जरिए करवाई जाती है और एक में जिसमें आपके टॉक्सिक ब्लड है उसको जो है वो बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो नवीद से ही हम मजीद जानते हैं, उनकी एक्सपर्टीज है जनाब इसमें। नवीद अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? नवीद, सबसे पहले तो देखने वालों को बताएगा कि कितनी बीमारियों की शिफा मौजूद है हिजामा में। इसमें बेसिकली जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो सिर्फ एक पॉइंट में बताया गया कि जैसे आप देखें कि यहाँ पर अलकाहिल पॉइंट आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सिर्फ इस जगह पे इंसान अगर हिजामा लगवा ले तो जिस समय 70 किस्म की बीमारियों से इंसान महफूज हो जाता है। उसके अलावा ब्लड की सर्कुलेशन के लिए, स्टोमिक के लिए, लीवर के लिए और पैंक्रियाज के लिए डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हम लगा के उसी ऑर्गन को कवर करते हैं। और बेसिकली आप देखें जो मानसून या बरसात का जो मौसम चल रहा है, इसमें अगर बॉडी को डिटॉक्स करने के ये पॉइंट्स लगवाए जाएँ तो इसमें काफ़ी फ़ायदा होता है। जिस तरह आजकल काफ़ी जिस समय मुख्तलिफ लोगों को एलर्जिक वगैरह का मसला हो रहा है या वायरल इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है, तो उसमें भी डिफरेंट पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट्स कमर के ऊपर ही लगा के उसको कवर किया जाता है। अच्छा, यूजली नवीद ज़्यादातर लोग किस लिए हिजामा करवाने आते हैं आपके पास? ज़्यादातर शटीका की पेन होगी, कमर दर्द हो गया, सर दर्द हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा इसको रिलीफ मिलता है। और जैसा मौसम चल रहा है उसमें आपको मैंने बताया कि बॉडी को सिर्फ डिटॉक्स करने के लिए कि उसमें आपकी जो स्टोमिक, लीवर वगैरह को आपको कवर कर देते हैं। जैसे आजकल डाइट वगैरह आप देखेंगे जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें ये ज़्यादा बेहतर है स्टोमिक वगैरह के लिए। और लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन वो बैक साइड पे जो पॉइंट्स हैं उसको कवर किया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने के लिए। तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि अब ये एक बहुत ही पेन वाला प्रोसीजर होता होगा। नहीं, ये सिर्फ बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है। और आपने इन भाई से पूछ सकते हैं, इन्होंने भी करवाया हुआ है हिजामा और बिल्कुल भी इसमें कोई ऐसी पेन नहीं है।
और पेनलेस प्रोसीजर है, इंसान को पता भी नहीं चलता। बस वो देखने वाले को थोड़ा सा महसूस होता है, जब वो टॉक्सिक वगैरह निकलता है तो उसको देखने से वो थोड़ा सा फील करता है। जो लोग मोटापे का शिकार होते हैं, ओबेसिटी का शिकार होते हैं, उनको किसी तरह से ये हेल्प आउट कर सकता है? जी बिल्कुल। उसमें आपको पहले मैंने बताया कि लार्ज इंटेस्टाइन जो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बेहतर करता है, तो उससे ऑटोमेटिकली आपका जो सा ये मोटापा हो गया उसमें काफ़ी फ़ायदा होता है। 2 से 3 सेशन में कई हमारे ऐसे पेशेंट हैं जिनका 4 to 5 kg कम हुआ है। अच्छा, सिर्फ थ्रू कपिंग थेरेपी? अच्छा, मुझे ये बताइए कि कपिंग थेरेपी में जब हम बात करते हैं तो ये 2 तरह की आ जाती है, एक वो जो कि एयर प्रेशर के जरिए की जाती है और दूसरी जिस तरीके से आप हमें बताते हैं। जी बिल्कुल। तो इन दोनों में फर्क बेसिकली क्या है? एक जिसको ड्राई कपिंग बोला जाता है, उसमें कट्स नहीं लगाए जाते, स्क्रैचेस जो होते हैं, वो सिर्फ वो चाइनीज तरीका इलाज है जिसको आप ड्राई कपिंग बोलते हैं। और जो हिजामा कपिंग थेरेपी है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसनून तरीका था, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद करवाया, उसमें ये होता है कि मुख्तलिफ पॉइंट्स लगा के तो उसी जगह हम स्क्रैचेस लगाते हैं। ब्लड आपका जब तक वो टॉक्सिक आपकी बॉडी में से नहीं निकलेगा तो किस तरह आप ड्राई कपिंग थेरेपी भी करते हैं? ड्राई कपिंग भी है हमारे पास, लेकिन वो ज्यादा जो सा है हमारा वो हिजामा कपिंग थेरेपी ही करते हैं। मसल रिलैक्सेंट की अगर बात की जाए कि जो हमें आसाबी कमजोरी हो जाती है, मौसम भी इतना तब्दील हो रहा है, एसी वाले ठंडे कमरे होते हैं, फिर बाहर आना जाना, गाड़ी का टेम्परेचर डिफरेंट है, घर का बाहर का भी टेम्परेचर बहुत, ऐसे में आपकी जो हमारे आसाब हैं, हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ाएं, वो स्टिफनेस का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे लोग साल के बहुत लंबा अरसा ये इसमें इस तकलीफ में मुब्तला रहते हैं, तो हम उसको कैसे रिलैक्स कर सकते हैं और उसके लिए कौन से पॉइंट्स होते हैं, कितने सेशंस चाहिए? उसमें सिर्फ अगर आप एक सेशन में अगर आप 10 से 12 पॉइंट्स लगवा लेते हैं, उसमें सिर्फ ये मसनून पॉइंट ब्लड की सर्कुलेशन, शोल्डर को, स्टोमिक और लीवर को, मतलब कि आपकी ये बॉडी को डिटॉक्स कर देगा मुकम्मल इस मौसम में, जो जैसे आप बता रहे हैं ना, तो इसके लिए ये बेहतरीन पॉइंट्स हैं और करवाने के इंशाल्लाह 40 नेक्स्ट डे आपको रिजल्ट उसका मिल जाता है। ठीक है। आपसे मेरी जब लास्ट टाइम मुलाकात हुई तो आपने मुझे बताया था कि सर पर भी कपिंग थेरेपी की जाती है, सो उसमें क्या बालों का हेयर लॉस होता है, क्या होता है उसमें? हेयर लॉस के लिए भी है और दूसरा माइग्रेन के मसले के लिए भी है। अच्छा। और तीसरा अगर आपका कोई आई विजन, अगर कोई आंखों का विजन आपका कमजोर है तो उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। उसमें यह कि हम विदाउट हेयर शेविंग करते हैं सर के ऊपर, और शहद के साथ हम कपिंग करके, तो उसमें फीमेल और जेंट्स दोनों करवा सकते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है ये। अच्छा, आपने पहले बताया कि ज़्यादातर लोग आपके पास आते हैं किस मसले के हल के लिए? ज़्यादातर बॉडी डिटॉक्स करने के लिए, तो ख़वातीन ज़्यादातर कौन से मसाइल लेकर आती हैं? ख़वातीन का आपको पता है उनका ज़्यादा वो किचन में ज़्यादा काम होता है, तो उनकी कमर दर्द या घुटनों में ज़्यादातर जो मसाइल होते हैं उनके, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके घुटनों के पॉइंट्स होते हैं फ्रंट के। अच्छा। और बाकी कमर के तो लिए ये आर्थराइटिस में भी यानी कि हेल्प आउट करता है? आर्थराइटिस में भी बिल्कुल काफ़ी इफेक्टिव है। उसके आप बैक पे और ये फ्रंट पे ये पॉइंट्स है, इससे इंशाल्लाह 2 से 3 सेशन में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है इसको। मुझे बताइएगा नवीद, वो कौन से ऐसे हालात हैं जब हजामा नहीं करवाना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने अपना माइंड भी बना लिया, लेकिन हम उनको बता दें, उनको अवेयर कर दें कि किन हालात में आप हजामा नहीं करवा सकते। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसका आप समझते हैं कि HP लेवल उसका CBC करवा के देख लिया जाए, इनके 10 पॉइंट से कम है, तो उस पेशेंट को हम हिजामा नहीं लगाएंगे। और अगर कोई ऐसी प्रेग्नेंट औरतें हैं कि जिनका स्टार्टिंग मंथ है, तो उनमें भी उनके लिए बेहतर नहीं है। और बाकी अगर कोई ऐसा पेशेंट है कि फॉर एग्जांपल जिसको कोई ब्लड देखने से कोई फोबिया वगैरह हो जाता है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा बेहतर नहीं है। अगर वो ब्लड को ना देखे वैसे वो करवा सकता है। दीनी एतबार से इसकी कितनी अहमियत है, मैं चाहूँगी वो भी आप हमारी ऑडियंस को बताएं। देखें कि हदीस में तो आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक शख्स आया कि उसने बताया कि अल्लाह के नबी, मेरे सर में शदीद दर्द रहती है, मुझे कोई इलाज तजवीज़ करें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम फौरी तौर पे जाके हिजामा लगवा लो। और इसी तरह सही बुखारी में एक और रिवायत मिलती है कि एक सहाबी दूसरी सहाबी की इयादत के लिए उसके घर में गए, देखा तो काफ़ी बीमार थे वो। उन्होंने कहा कि मैं तब तक अपने घर नहीं जाऊँगा जब तक तुम हिजामा नहीं लगवा लेते, क्योंकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि इसमें शिफा है। शिफा है। और ये बिल्कुल एक वो हदीस ही मेरे सामने आ रही है बुखारी में, जिसका जिक्र है कि बेहतरीन इलाज जिसे तुम करते हो हिजामा लगाना है। तो यानी कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमा दिया कि ये बेहतरीन इलाज है। आपको बताता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस आती है सही बुखारी में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर के ऊपर हिजामा लगवाया, एहराम भी बांधा हुआ था और रोजा भी रखा हुआ था। अच्छा। हज के मौके पर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिजामा लगवाया। अच्छा। और जो लास्ट हिजामा आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो आता है पाँव के ऊपर हिजामा लगवाया। पाँव के कोई ऐसा बीमारी या कोई ऐसा कोई जिसमें जिसका इसमें इलाज मौजूद ना हो, ऐसा कोई है? मतलब बहुत ही कम होगा, क्योंकि आपने बताया कि बेतहाशा जो बीमारियों से शिफा वो इसमें मौजूद है। मैं आपको बताता हूँ, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जो तुम दुआएं इस्तेमाल करते हो ना, उसमें से बेहतरीन दुआएं इस्तेमाल करना, सबसे पहले शहद है, दूसरा हिजामा लगवाना है। और विंगे मुस्लिम हमारा तो इस चीज़ के ऊपर यकीन है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया उससे बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसे ऐसे पेशेंट के रिजल्ट देखेंगे जो बिल्कुल ज़िंदगी से नाउम्मीद हो चुके थे,
और लास्ट टाइम कई ऐसे पेशेंट थे जिनको कोरोना की सिचुएशन थी और कोरोना के दौरान भी हमने 1-2 पेशेंट का किया और 1 से 2 वीक के बाद उनका वो नेगेटिव हो गया कोरोना में। थैंक यू सो मच नवीद, आपने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में आने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह आपसे होगी बजे। आज तो है फ्राइडे, जुम्मा मुबारक, मंडे को होगी मुलाकात। हैप्पी वीकेंड, अल्लाह हाफिज।